गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व। सीएम योगी बोले, सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय। आज कोर्ट में मौलाना तौकीर की पेशी। 26 सितंबर को हुए उपद्रव मामले में पेशी मौलाना तौकीर पर भीड़ को भड़काने का आरोप। नोएडा में बढ़ रहा प्रदूषण, लोगों की सांसों पर बना संकट। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा, नोएडा का एक्यूआई 334 पहुंचा। मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में 5 सिलेंडर फटे, महिला की मौत। भीषण आग से घिरे लोग, 10 झुलसे, पहली मंजिल की खिड़की तोड़कर कूदे लोग। लखनऊ में जोरदार बारिश, 11 जिलों में अलर्ट। गोरखपुर, आगरा, कुशीनगर में बरसात 3 दिन। यूपी में ऐसा ही रहेगा मौसम। और नोएडा एयरपोर्ट पर डीजीसीए की सुरक्षा जांच शुरू। सोमवार से नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग सफल। बुधवार को मिनी एयरक्राफ्ट से उड़ान परीक्षण। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे ट्रायल पूरा किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे बढ़ता प्रदूषण, सांसों पर संकट की। आपको बता दें, नोएडा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों की सांसों पर अब संकट बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, लोगों को इससे भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नोएडा का एक्यूआई 334 पहुंच चुका है, सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इससे ज्यादा एक्यूआई और इतना ही एक्यूआई। धूल धुंध की चादर में लिपटी दिखी है इमारतें। धीमी चलती गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की टीम जो है अलर्ट नजर आ रही है। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कड़े कदमों की तैयारी की जा रही है। नोएडा में बढ़ रहा है प्रदूषण, लोगों की सांसों पर अब यह संकट बनता नजर आ रहा है। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, नोएडा की अगर बात करें, दिल्ली से लगा हुआ नोएडा, जहां प्रदूषण की मार से अब लोगों को दो चाल होना पड़ रहा है। लगातार प्रदूषण लेवल है जो वो खतरे के निशान तक पहुंच गया है। और एक्यूआई का लेवल जो है 334 पहुंचा है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। क्या कुछ अहम अपडेट इस प्रदूषण को लेकर सामने आ रहे हैं? प्रशासन क्या एहतियात और कदम उठा रहा है? मनोज, अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि हम प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, जगह जगह नोटिस दे रहे हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं जिससे प्रदूषण लेवल नीचे आ सके। लेकिन वही मैं आपको बताता हूँ मनोज, कल का जो प्रदूषण लेवल था वो 300 था, लेकिन आज प्रदूषण लेवल बढ़कर 334 हो गया है। तो इसको जो है काफी भयावह स्थिति मानी जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। वही मैं आपको बता दूं, जो पेशेंट है, वो अस्थमा के हो, किडनी के हो या हार्ट के पेशेंट हो, उनको अच्छी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर देखा जा सकता है कि दिन में भी शाम के जैसा माहौल हो रहा है, जैसे दिन में सूर्य देवता का जो है दर्शन सुबह से नहीं हुआ है। वही अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा पड़ रहा हो। दिन में भी धुंध की स्थिति देखने को मिली है। तो मनोज, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही है छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को, और जो पेशेंट है हॉस्पिटलों में भी जो है भीड़ का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। वही डॉक्टर का कहना है कि ये जो प्रदूषण लेवल है ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है अस्थमा या हार्ट के पेशेंट को पहुंचा रहा है। मनोज, हाँ बिल्कुल अशोक, अगर बात करें, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें, तो मौसम में जैसे ही सर्दियां शुरू होती है, मौसम में नमी आती है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में जो गाड़ियों की संख्या है वो जो है बहुत ज़्यादा, सड़कें हैं वो गाड़ियों से जाम नज़र आ रही हैं। ऐसे में एक तो गाड़ियों का प्रदूषण, दूसरा जो है फैक्ट्रियां जो है नोएडा में बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां वहां पर स्थापित हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए, मानव जनित जो ये प्रदूषण है, तमाम जो अब संयंत्र हैं कोयले से चल रहे हैं, तमाम धुएं वाले ऐसे संयंत्र हैं, इन पर प्रशासन किस तरीके से रोक लगा रहा है या उनको नई तकनीकी का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है ताकि प्रदूषण का कम से कम हो सके? शासन की बात करें तो शासन द्वारा इस पे रोक लगाया जाता है, जगह जगह नोटिस भेजी जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट है या जनरेटर से निकलने वाला धुआं या फैक्ट्रियां चल रही है या फैक्ट्रियां चल रही है, उन पे जो है शासन द्वारा नोटिस लगाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए मनोज, तो ये जो है मामला जो है सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि कोई अधिकारी इसका जो है सख्ती से पालन नहीं करवा पा रहा है। अगर सख्ती से पालन करवाया जाए तो शायद प्रदूषण लेवल में कमी ला सके। लेकिन वही अगर बात करें गाड़ियों की, तो गाड़ियों के लिए ग्रेड 2 लागू किया गया था दिल्ली एनसीआर में,
कि जिसमें इवन ओड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, जिससे जो है पोल्यूशन में कमी आएगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरटीओ विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई थी, इसके बावजूद भी अभी भी डीजल वाहन जो है वो सड़कों पर नजर आते हैं। और इवन ओड का जो है वो सिर्फ चार्जों में सिमट के रह गया कि इवन ओड नंबरों की गाड़ियां चलेंगी, वो अभी तक ये चीज यहाँ लागू नहीं है। तो शायद प्रदूषण लेवल बढ़ने का सबसे खास कारण जो है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है। अगर गाड़ियों पर नियंत्रण करा जाए तो शायद, क्योंकि गाड़ियां जो है वो काफी ज्यादा संख्या में नोएडा एनसीआर में पाई जाती है, जिसको लेकर के प्रदूषण लेवल जो है आए दिन बढ़ा रहता है। और वहीं मैं आपको बता दूं, सितंबर माह स्टार्ट होते ही प्रदूषण लेवल बढ़ गया था। अभी आपने मौसम की बात की कि मौसम जैसे जैसे होता है तो प्रदूषण लेवल बढ़ता है, लेकिन सितंबर माह में मौसम सर्द नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही यूपीआई लेवल जो है वो 250 पार कर चुका था। मनोज, हाँ बिल्कुल अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है ये प्रदूषण का स्तर। तो नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कड़े कदमों की तैयारी में प्रशासन। नोएडा में प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक लेवल पहुंच चुका है। 334 के पार पहुंच चुका है प्रदूषण का लेवल, और ये खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। यूपी से आपको बता, दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी हवा जो है वो जहरीली हो रही है। एक्यूआई लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है, और नोएडा का आज का जो एक्यूआई है वो 334 है, जो खतरनाक श्रेणी में इसको माना जाएगा। सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, और ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की, घर से जरूरत पर ही निकलने की अपील की जा रही है। प्रशासन भी तमाम एहतियात बरत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट बना हुआ है, तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर है, जहां हाईकोर्ट का महाकुंभ मेला अधिकारी को निर्देश। महाकुंभ भगदड़ के मुआवजे पर फैसला करने के निर्देश। मौनी अमावस्या भगदड़ को लेकर मुआवजे का निर्देश दिया गया है। जान गंवाने वाली मां बेटी के मुआवजे से जुड़ा ये अहम निर्देश। महाकुंभ भगदड़ के दौरान मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। मौनी अमावस्या भगदड़ को लेकर मुआवजे का निर्देश जो है हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें, जान गंवाने वाली मां बेटी के मुआवजे से जुड़ा ये निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, हाईकोर्ट का महाकुंभ मेला अधिकारी को अहम निर्देश। महाकुंभ भगदड़ के मुआवजे पर फैसला, जिस पर अब निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। मौनी अमावस्या भगदड़ को लेकर मुआवजे के निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए। तो इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, मौनी अमावस्या पर भगदड़ का जो ये मामला था, इस पर अब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। मेला अधिकारी जो थे उनको निर्देश दिए हैं। मुआवजे से जुड़ा ये अहम निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? बता दो कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में कई लोग मरे थे, जिसको लेकर के जो राज्य सरकार थी उसने जो है प्रत्येक मृतक व्यक्ति को जो है उसके परिवार को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। उसको लेकर के जो वाराणसी के एक याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि उनकी जो बेटी थी और उनकी जो पत्नी थी, उन दोनों इस भगदड़ में मौनी अमावस्या के दिन हुई, और उसके बाद मुआवजे के लिए कार्यालय दर दर वो भटकते रहे। कई जगह वो गए, उसके लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की, लेकिन उसके बाद भी वो जो मुआवजा उनको अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उनको नहीं मिला, जिसको लेकर के ये याचिका उन्होंने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मेला अधिकारी, जो महाकुंभ मेला अधिकारी, उनको दिशा निर्देश दिए हैं और उनसे कहा है कि जो प्रत्यावेदन दिया गया है, उस प्रत्यावेदन पे जो मृतक के पति हैं उन्होंने जो प्रत्यावेदन उन्होंने पास किया था, इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं मेला अधिकारी को, उनका कहना है इलाहाबाद
उपाध्यायों का निर्देश है कि जो मेला अधिकारी हो 1 महीने के अंदर इस जो प्रत्यावेदन को उसका निस्तारण करें। निस्तारण करने के बाद जो है उनको जो मुआवजा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25-25 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के लिए उन्होंने अलॉट किए थे, वो जो है उनको मुआवजे से, क्योंकि उनके 2 जो माँ और बेटी दोनों की मृतक हुई है, तो उसको लेकर के वो 25 लाख रुपए उनको दिए जाए। जी हाँ बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ भगदड़ के मुआवजे पर फैसला करने का निर्देश दिया है मेला अधिकारी को हाई कोर्ट ने। हम बात करेंगे अगली अहम खबर की। नोएडा एयरपोर्ट पर डीजीसीए की सुरक्षा जांच शुरू हो चुकी है। सोमवार से नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग सफल हुई। बुधवार को मिनी एयरक्राफ्ट से उड़ान का परीक्षण होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे ट्रायल पूरा किया है। आपको बता दें CAT-1 और CAT-3 उपकरणों से लैस है ये रनवे। ILS सिस्टम से सुरक्षित लैंडिंग की सुविधा भी है। डीजीसीए की अनुमति के बाद दिसंबर में संचालन संभव होने की बात कही जा रही है। नोएडा एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी व्यावसायिक उड़ानें। ILS सिस्टम से सुरक्षित लैंडिंग की भी सुविधा यहां पर उपलब्ध होगी। डीजीसीए की अनुमति के बाद दिसंबर में इस एयरपोर्ट पर संचालन संभव होगा। आपको बता दें नोएडा एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होंगी व्यावसायिक उड़ानें। नोएडा एयरपोर्ट पर डीजीसीए की सुरक्षा जांच शुरू हो चुकी है। सोमवार से नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग शुरू हुई जो सफल बताई जा रही है। बुधवार को मिनी एयरक्राफ्ट से उड़ान का परीक्षण होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे ट्रायल पूरा किया। रुक करेंगे अगली खबर का। नोएडा से अहम खबर है। कागजों में फर्म खोलकर की जीएसटी चोरी, सरकार को लगाया 1.74 करोड़ का चूना। फर्जी खरीद फरोख्त दिखाकर आईटीसी का गलत दावा किया। अलग अलग फर्मों को दिखाई कागजी सप्लाई। दर्शाए गए पते पर नहीं मिली मेसर्स केएस एंटरप्राइजेज। सेक्टर 62 नोएडा का दर्शाया गया था पता। फर्म का नजफगढ़ स्थित यस बैंक में दिखाया गया खाता। फर्म मालिक का मोबाइल नंबर भी बंद मिला है। ऑनलाइन जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य कर विभाग ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। थाना सेक्टर 58 में ये एफआईआर दर्ज कराई गई। कागजों में फर्म खोलकर जीएसटी चोरी की गई है। तो फर्जी फर्म दिखाकर जीएसटी की चोरी का यह मामला। ऑनलाइन जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य कर विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। थाना सेक्टर 58 में दर्ज कराई गई है एफआईआर। और सीधा आपको लिए चलते हैं। आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री रत्नागिरी फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। आपको रत्नावली फेस्टिवल में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। आपको इस दौरान वो वहां शामिल है, क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको? तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी।
इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। आज जब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंस रही है, तो रत्नावली जैसा महोत्सव जब सरकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के महोत्सव होते हैं, तो ये महोत्सव हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों को उजागर करने वाला ये उत्सव है। साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। युवा साथियों, आज हमारे प्रदेश का भविष्य है और मुझे ये बताते हुए कि युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति का ये संवाहक भी है। आप यह देखकर मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी विरासत को लेकर कितनी सजग है। युवा साथियों, याद रखिए कि शिक्षा हमें ज्ञान और कौशल देती है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार और पहचान देती है। साथियों, आपकी वेशभूषा, आपका नृत्य, आपके लोकगीत, हरियाणवी सांग और रागनी, यहां बनाई गई झोपड़ियां, ये सब केवल प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी इस विरासत से भी, इन जड़ों से भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी इस बात को कहा है कि ये A++ ग्रेड उसके अंदर अंकित है, जो जिस विश्वविद्यालय की नींव ये 1956 में रखी गई। और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव को रखा है। तो हरदेश में रत्नावली कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। अब खबरों का रुख करते हैं कन्नौज से। हम खबर है जहां हिजाब पहनाने वाले युवक को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आरोपी के पैर में लगी है गोली। हिंदू युवती संघ वायरल फोटो से मचा था बवाल। फोटो पर लिखा था हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। आरोपी युवक का पिता पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। फरार चल रहे युवक को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा है। तालाग्राम थाना क्षेत्र की यह घटना है।
आरोपी युवक का पिता पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। तीन बटे 5 एक जो उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम है उसकी वृद्धि की गई थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये ताहपुर के पास एक भट्टे के पास मौजूद है, जिसमें पुलिस ने इसकी इमरान की घेराबंदी की और जैसे ही पुलिस को घिरता देख करके इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल दशा में पकड़ा गया और इसको इलाज के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बिजनौर से अहम खबर है, वन विभाग को पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हुआ। वन विभाग और ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। मंडावर थाना के गीदड़पुरा गांव में कैद हुआ गुलदार। पकड़े गए गुलदार की उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है। मंडावर थाना के गीदड़पुरा गांव में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। वन विभाग के पिंजरे में ये गुलदार कैद हुआ है। पकड़े गए गुलदार की उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है। तो वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हुआ है। बिजनौर से खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी तक 2 गुलदार हमने पकड़े हैं जो मेरा कार्यकाल रहा है। एक मुरली वाला है और दूसरा गीदड़पुरा है। मुरली वाला में परसों पकड़ा गया था और गीदड़पुरा में कल रात या आप आज सुबह भोर में कह सकते हैं यहाँ पकड़ा गया है। इसके अलावा नांगल में एक किंग कोबरा का सफल रेस्क्यू किया गया है और दूसरा नजीबाबाद रेंज में नागल सुती में वहाँ पे एक रॉक बाइकर का सफल रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।